हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 सामान्य हिंदी में 2023 का पेपर। सेट संख्या है आपका, सेट फर्स्ट है 302 ZH। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था और इसमें से जो हम आज के सेशन में यानी आज के वीडियो में आपको इससे आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में कम से कम आपको 70 अंक के क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से देखिएगा, इससे आपको कई फायदे होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो इससे आपको सबसे पहले तो ये पता हो जाएगा कि 2024 का पेपर कैसे आएगा। ठीक है, पहले तो ये पता हो जाएगा कि पेपर हमें 2024 में कैसे मिलेगा और कैसे हमें सॉल्व करना है, और आपको ये भी पता चलेगा कैसे पेपर आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इस पेपर के साथ अनुमान लगा पाएंगे और बिल्कुल सेम पैटर्न पर सेम क्वेश्चन के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको बताया कि लगभग आपको 70 से 80 अंक के क्वेश्चन भी आपको पेपर में मिल जाएंगे। ध्यान सुनिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यूपी बोर्ड में जो है आपको टोटल 7 सेट बनते हैं। ठीक है, टोटल 7 सेट तैयार होते हैं, तो कोई भी सेट आपको मिल जाएगा। लेकिन हिंदी के पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हर एक सेट में कॉमन रहता है और वो रिपीटेड रहता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि शानदार और जबरदस्त तैयारी हो जाए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर आप अभी तक तैयारी नहीं किए तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चले उसका लिंक आप नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और तो बच्चों क्वेश्चन वही बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। साथ में जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम से, ठीक है, टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो तुरंत जुड़ जाइएगा। अब बोलेंगे सर लिंक कहाँ है, तो इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा। और बच्चों आपको बता दें सभी स्टूडेंट को ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 1 रुपया खर्च करना है, नहीं, पढ़ाने के बाद आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसका पीडीएफ आपको हमें देना है तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगा भाई, पुराने बच्चे जानते होंगे, नए बच्चे जान लेंगे, टेलीग्राम पर हम आपको शेयर कर देंगे। और जो इस वीडियो के बच्चे 2-3 या 1 महीने बाद भी देख रहे हैं तो आपको टेलीग्राम के फाइल वाले सेक्शन में चले जाना है। फाइल में जाएंगे तो उसमें एक पीडीएफ का ऑप्शन होगा, पीडीएफ वाले में आप स्लाइड करके नीचे जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। वहां से बिल्कुल आसान से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अभी देख रहे हैं तुरंत टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ताकि जब हम इसका पीडीएफ शेयर करें तो आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बहुत सारे फायदे इस वीडियो के माध्यम से होगा, और जो इसमें टॉपिक आपका नहीं तैयार है तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, आने वाले समय उसका भी इंपॉर्टेंट हम करवा देंगे। चलिए यहाँ बच्चों ध्यान सुनिएगा, सामान्य हिंदी पेपर यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एक ही पेपर होगा, 100 अंक का पेपर होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। सेट है आपका 300, पहला है 2023 का सेट है आपका 302 ZH। ठीक है, अब यहाँ ध्यान सुनिएगा, कहता है नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। निर्देश दिया कि संपूर्ण प्रश्न 2 भागों में खंड क और खंड ख में विभाजित है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। बच्चे इसी तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, खंड क में आपको क्या करना होगा, खंड क आपके किससे रहेगा, बुक से रहेगा। ठीक है, और खंड ख में आपके क्या रहेगा, संस्कृत दीर्घदर्शिका और किससे रहेगा, व्याकरण से रहेगा, जिसमें कि आपके व्याकरण हो गया, उसके साथ साथ आपके क्या हो गया, आपके निबंध सब कुछ आपके खंड ख में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो खंड क में आपका 50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और खंड ख से भी आपके 50 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ठीक है, बात क्लियर होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस वीडियो को देख पा रहे हैं, और कमेंट करिएगा। बाकी आने वाले समय सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट बताएंगे, जैसा कि प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट का प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने बना दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चाहिए आप देख सकते हैं, सभी वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए खंड क की बच्चों बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, खंड क में जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, इसमें 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा। हिंदी गद्य साहित्य के विकास से 5 क्वेश्चन 5-5 अंक के रहेगा, और ये रहेगा आपका बहुविकल्पी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रहेगा आपका बहुविकल्पी। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन का आंसर आपको करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन पहले का क्या कहता है, आचरण की सभ्यता। ध्यान सुनिए, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या संपूर्णानंद। तो इसका पहला आंसर सही से हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक जो है वो आपके अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी नई चाल में ढली, कहता है हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है, बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है आपका बद्री नारायण
चौधरी प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और चौथा ऑप्शन कहता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ख का बच्चों, वो आपका तीसरा आंसर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि हिंदी नई चाल में ढली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ग की तरफ बढ़ते हैं। ग है आपका कि उसने कहा था कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, धर्म शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है बट इसको जरूर याद रखना है आपको। इसका दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा कि उसने कहा था कहानी की जो लेखक है वो आपका क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों घ की तरफ बढ़ते हैं। घ कहता है कि चिंतामणि, ध्यान सुनिए, कहता है चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा है आपका रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो बच्चों सही आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि चिंतामणि निबंध संग्रह के जो लेखक वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अंगा है कि कलम का सिपाही रचनाकार है, ये तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी जानते भी होंगे। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, कलम का सिपाही के रचनाकार है प्रेमचंद, अमृत राय, यशपाल, जैनेन्द्र। तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, कलम का जो सिपाही है और के रचनाकार जो है अमृत राय, इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो दूसरा बच्चे यहाँ पर शुरू होता है, ये आपके हिंदी पद्य साहित्य के विकास से क्वेश्चन शुरू होगा। ये भी आपका बहुविकल्पी रहेगा, 5 क्वेश्चन 5 अंक के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, प्री प्रवास के रचयिता, ये आपके चैप्टर से ही है, प्री प्रवास के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम चरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरियोध, जयशंकर प्रसाद। तो इसका तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा। प्री प्रवास के रचयिता जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अरियोध, इसका सही आंसर होगा। ये आपके बुक से। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। कहता है छायावाद, एक वाद वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, एक तो आपको मिल ही जाएगा किसी कि कोई वाद। ठीक है, तो वाद वाला क्वेश्चन में आपको याद रखना है। ठीक है, कि कौन से वाद, यानी कि कौन से वाद में कौन कौन से कवि रहे हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन से छायावाद के कवि है, परमानंद दास, दूसरा है सूरदास चतुर्भुजदास, और मुकुटधर पांडे। तो इसका आपका चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा कि छायावाद के जो कवि है वो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, चौथा मुकुटधर पांडे, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग की तरफ बढ़ते हैं। ग कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद, ध्यान सुनिए, देखिए यहाँ पर भी छायावाद, यहाँ पर भी पूछा, छायावाद युग का कवि नहीं है, इसमें कवि पूछा था, इसमें नहीं है के लिए, ध्यान सुनिएगा, नहीं है के लिए पूछा हुआ है बच्चों। तो इसमें आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा आगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा छायावाद के युग के कवि नहीं है, तो ये आपका चौथा सही हो जाएगा, अज्ञेय नहीं है, याद रखिएगा अज्ञेय नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा सब छायावाद युग के कवि हैं। ठीक, इसका ग कहता है, ये आपके बुक से क्वेश्चन है कि रश्मि रथी किस कोटि की रचना है। जो रश्मि रथी है वह किस कोटि की रचना है, महाकाव्य है, खंड काव्य, मुक्तक है, या गद्य काव्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो रश्मि रथी है वो आपका क्या है, खंड काव्य है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट सही हो जाएगा। इसका तीसरे अंग की तरफ बढ़ते हैं कि बादल को घिरते देखा है, ध्यान सुनिएगा, चैप्टर है ये आपका नाम है रचना का, कि बादल को घिरते देखा है रचना है। तो ये आपका क्या, मुक्तिबोध की, नागार्जुन की, त्रिलोचन की, या अज्ञेय की। तो अंग का दूसरा आपका सही हो जाएगा, बादल को घिरते देखा, ये नागार्जुन की रचना है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपका 10 अंक के क्वेश्चन बहुविकल्पी कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं। और जो बच्चे ये आपका हिंदी गद्य साहित्य का विकास और पद्य साहित्य का विकास सही 10 क्वेश्चन आप 10 अंक कर लेते हैं या 8 तक भी कर लेते हैं, तो भी आप जो है 85 प्लस स्कोर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों का हिंदी में अगर नंबर कम होता है तो अगर आपका ये चीज़ें गलत होती है तो ही आपका नंबर ज़्यादातर कटती है। ठीक है, और व्याकरण, क्योंकि बहुविकल्पी आपका सही होना चाहिए, क्योंकि बहुविकल्पी आपका सही रहेगा तो आपका एक अंक में पूरा का पूरा अंक मिलता है, इसमें कोई भी हैंड राइटिंग या किसी वजह से आपका नंबर नहीं कटता है, इसलिए इसको आप सही करिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों आपका, कि दिए गए
दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देना है। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा, आपके हिंदी गद्यांश शुरू हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा अथवा करके रहेगा, उसमें से एक आपको करना होगा और सभी प्रश्नों का आपको उत्तर यहाँ पर देना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा होता है और इसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको आने वाले समय में करवा देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बच्चों हम आपको करवा देंगे, जितना बताएंगे उन गद्यांश को आपको अच्छे से तैयार कर लेना ताकि क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, जो बच्चे बीच में इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये आपका सामान्य हिंदी 2023 का पेपर बताया जा रहा है और ये आपका 2024 का मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। 2023 का सेट संख्या आपका 302 आपका ZH है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे और फटाफट देख लीजिए किस तरीके 23 में पेपर आता, बिल्कुल सेम 24 में भी वैसे ही आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है गद्यांश से आपको उत्तर देना। कहता है पृथ्वी के विशाल प्रांगण से सब जातियों के लिए समान क्षेत्र, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति पृथ्वी के विशाल प्रांगण से सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। ठीक है, और उन्नति करने का सबसे एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। अब ध्यान सुनेगा, अब कैसे आप पहचानेंगे ये चीज़ें ध्यान में रखिए। जहां पर भी राष्ट्र की बातें आ जा रही हैं, आप चैप्टर का नाम क्या जानेंगे कि राष्ट्र का स्वरूप। तो ये जो गद्यांश बच्चों लिया गया है ये आपके किससे लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या, पाठ का शीर्षक तो क्या लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद इसका लेखक आपसे पूछेगा तो वासुदेव शरण अग्रवाल, और लेखक का नाम पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, अब यहां ध्यान सुनेगा, कहता है आपने देखा यहां पर कि 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का रहेगा, 10 अंक के आपके गद्यांश से क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ये भी आपका 2 नंबर, ये भी 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का। लेकिन कॉमन क्या रहेगा बच्चों, इसमें 2 चीजें, आपका कोई भी गद्यांश पूछेगा 2 चीजें कॉमन रहेगा। पहला क्वेश्चन पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम। पाठ के शीर्षक पर आपको 1 अंक मिलेगा और लेखक का नाम सही लिखने पर 1 अंक, यानी 2 अंक यहां से हो जाते हैं। और राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सूद हमें क्यों लेनी चाहिए। और तीसरा नंबर पर देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि यहां पर क्वेश्चन मत ये पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना और रेखांकित अंश की व्याख्या, ये 2 क्वेश्चन कोई भी गद्यांश पूछेगा ये कॉमन रहेगा। बाकी 3 क्वेश्चन प्रश्न उत्तर का रहेगा। अब कहेंगे इसका आंसर कहां से देना होगा, तो इसका आंसर हम कहां से देना, इसी गद्यांश को बच्चों पढ़ेंगे, इसी गद्यांश में इसका आंसर छुपा रहता है, आप कर पाएंगे। ठीक है, अगर जिन बच्चों को गद्यांश में उत्तर देने में प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, एक वीडियो हम इस पर आपको गद्यांश में कैसे प्रश्नों का उत्तर देना है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 में गद्यांश में 2 दिया रहेगा, एक आपको करना, दूसरा गद्यांश अथवा करके ये दिया, चाहे आप पहला करिए जो आता है या आप दूसरा करिए। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सस्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सता, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ठीक है, अब यहाँ पर वही हमने क्या कहा, हमने क्या कोई भी गद्यांश आपसे पूछेगा लेकिन 2 क्वेश्चन काम रहेगा। पहला आप देखिएगा, कहता है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, और देखिए दूसरा में कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये 2 क्वेश्चन कोई भी गद्यांश पूछेगा ये कॉमन रहेगा। ठीक है, और 3 आपको क्वेश्चन आपके प्रश्न उत्तर से रहेंगे और ये क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश से आपका छुपा रहेगा, उसको अपने हिसाब से बना करके लिखना है। ठीक, 10 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएंगे यहाँ से। चलिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम पूछा हुआ है तो ये अशोक के फूल से, देखिएगा अशोक का नाम आ रहा है इसमें कहीं पर, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से भी आप लिख पाएंगे कि ये अशोक के फूल से लिया गया है। तो यहाँ पर पाठ का नाम लिखेंगे अशोक के फूल। ठीक है, और लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, यहाँ से जो ये अंडरलाइन किया गया है बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका अपने भाषा में आप लिख पाएंगे और आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो 4 में कहेगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी आपका 10 अंक के रहेंगे। इसमें 2 पद्यांश दिया रहेगा, एक आपको करना होगा, प्रत्येक पद्यांश में 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका उत्तर देने पर आपको 2-2 अंक यहाँ पर मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये पहला पद्यांश दिया गया, जल्दी के फूटे कितने उच्च दीप, कक्षक डूबे उतरा किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय।
अब ये जो पद्यांश बच्चों लिया गया, इस पद्यांश पर आपको 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए पेपर में मिलेंगे। 2 क्वेश्चन कॉमन रहेगा, कहेगा ऊपरी पद्यांश से कवि और कविता का नाम लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस पर आपको 2 अंक रहेगा और रेखांकित अंश की व्याख्या करने पर भी 2 रहेगा और 3 क्वेश्चन आपके प्रश्न उत्तर से रहेंगे और इसका उत्तर इसी में आपका छुपा रहेगा, उसको अपने हिसाब से आपको करना पड़ेगा। इस तरीके से आप सही आप करते हैं तो आपको 10 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पद्यांश में आप क्या लिखेंगे, इसका जो चैप्टर यानी कवि पद्यांश से कवि और कविता, कविता किससे लिया गया है ये बच्चों, श्रद्धा मनु से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया, श्रद्धा मनु से लिया गया। और श्रद्धा मनु किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद। तो कवि क्या हो जाएगा आपका, जयशंकर प्रसाद। 2 अंक आपका कंप्लीट हो गया। रेखांकित अंश की इसकी व्याख्या इसी करनी है। तो पद्यांश सभी बच्चे ध्यान देंगे, पद्यांश का हम वीडियो लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट का, वो हम आपको करवा देंगे। कम से कम उस वीडियो को आपको देख लेना है। ठीक है, पद्यांश वाले पर इंपॉर्टेंट क्या लेकर के आएंगे, पद्यांश लेकर के आएंगे और वो पद्यांश बता देंगे, वो आप अच्छे से तैयार करना, उसी से आपको एक मिल जाएगा आपके पेपर में। ठीक है, और 3 इसका प्रश्न का उत्तर इसी में आपका छुपा रहता है, उसको अपने हिसाब से पढ़ करके आप कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पद्यांश में मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे। अब इसमें हमने आपको बताया था कि 2 पद्यांश दिया रहेगा, एक आपको करना होगा। अब जैसे दूसरा आपको दिया है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्तिषेध, हे अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। अब ये जो पद्यांश दिया गया है, अगर इसमें आपको क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा ऊपरी पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखने के लिए। तो शीर्षक क्या हो जाएगा आपका, ये किससे लिया गया, बाबू के प्रति, किससे, बाबू के प्रति से है। और इस कवि का नाम क्या हो जाएगा आपका, कवि क्या कौन से हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत लिखेंगे। यहाँ पर आपको 2 अंक बिल्कुल मिल गया। और हमने क्या पता कामा रहेगा और रेखांकित अंश की व्याख्या, इसका इससे व्याख्या करना। ठीक है, तो पद्यांश इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहे हैं। फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है पद्यांश सॉल्व करने में, जरूर कमेंट करिएगा, तो एक वीडियो पद्यांश पर भी बना दिया जाएगा। बाकी 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इससे प्रश्न से उत्तर लिखने के लिए, और ये भी आपके 2-2 अंक के रहेंगे। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, 5 के क में कहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा इसमें दिया हुआ है 80 शब्द में। तो इम्पोर्टेंट हमने ऑलरेडी बता दिया है कि लेखक में कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट कौन से आप लेखक के यहाँ पर साहित्यिक परिचय यानी कि जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है इस पर, और ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इम्पोर्टेंट में। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है, और कैसे लेखक का जीवन परिचय लिखे वो भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तो उसको भी देख लीजिए। उसी तरीके से आप करेंगे तो 5 अंक आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 के ख में जो है आपके निम्नलिखित में से एक कवि का, उसमें किसमें था, इसमें लेखक का पूछा था, दूसरे वाले में आपके कवि का पूछेगा। साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डाले, और इसको भी आपको अधिकतम 80 शब्दों में ही लिखना है, बेसी आप नहीं करेंगे। बहुत करेंगे तो 100 शब्द से ऊपर मत लिखिएगा, इस तरीके से करिएगा, उसी में आपका कंप्रोमाइज हो जाए, क्योंकि आप इसको विस्तार में करेंगे तो मिलेगा तो 5 ही अंक, लेकिन आपका अगला क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, क्योंकि आपके पास समय कम रहता है। तो उसी हिसाब से लिखिएगा कि आपका अच्छे से सब कुछ मौजूद उसमें हो। ठीक है, तो इसमें भी आपको 3 दिया रहेगा, एक आपको लिखना होगा कभी का, इसमें भी आपको 3 दिया रहेगा, एक आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर जब 6 की तरफ आप सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे, पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा नहीं ध्रुव यात्रा, क्या हो ये, इसका नाम क्या है, ध्रुव यात्रा का कहानी का सारांश लिखे। तो 3 ही कहानी, इसमें से कोई एक दिया रहेगा। तो कहानी पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। ठीक है, कहानी पर आपको वीडियो बना दिया, प्लेलिस्ट में, हिंदी वाले प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका ये 5 क्लियर हो जाएगा। और इसको भी कितने में लिखना, इसको भी अधिकतम शब्द सीमा कितना, 80 शब्दों में ही बच्चों लिखना है, ज़्यादा में आपको नहीं लिखना है। ठीक है, और कैसे लिखना हमने उस वीडियो के माध्यम से भी आपको समझाया हुआ है, तो वहाँ आप देख लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको अथवा करके दिया रहता है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो हम सभी बच्चों को कहना चाहेंगे कि आपको सिर्फ कहानी का सारांश पर ही आपको जोर देना, उद्देश्य पर मत जाइएगा, क्योंकि उद्देश्य पर आप जाएंगे तो हेडिंग डालकर लिखना होगा, और आप लिखेंगे नहीं, सोचना पड़ेगा, और सोचेंगे तो आपका समय जाएगा। इसलिए आप सही बच्चे सारांश की तरफ पढ़िएगा।
क्योंकि कहानी है, जैसे मूवी आप कोई भी देखते हैं या कोई भी चीज़ सुनते हैं आपको याद है, तो कहानी भी आप सुनेंगे तो याद रहेगा और 80 शब्दों में आसानी से आप लिखेंगे और 5 अंक आसानी से यहाँ से प्राप्त भी कर लेंगे। ठीक है, ये भी आपका कितने अंक का रहेगा, 5 अंक का रहेगा। ठीक, अब चलिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको मिलेगा वो आपके खंड काव्य से रहेगा। कहता है कि 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है और यहाँ पर देखेंगे 5 यहाँ पर भी रहेगा। अब ध्यान सुनिएगा, सही बच्चे ध्यान देंगे कि हर जिले का, जैसे इसमें कई खंड काव्य दिए रहते हैं, ठीक है, टोटल आपके 6 खंड काव्य, ध्यान सुनिएगा, टोटल आपके 6 खंड काव्य हैं। ठीक है, और आप सभी स्टूडेंट जिन जिन जिले में हैं तो आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, बस वही आपको तैयार करना और किसी दूसरे खंड काव्य से आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे कि वाराणसी में अगर हम बात करते हैं तो हम वाराणसी से हैं, तो वाराणसी में जो है आपका रश्मि रथी चलता है। ठीक है, तीसरा रश्मि रथी, तो जो वाराणसी वाले बच्चे हैं तो आप रश्मि रथी का आंसर देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वाराणसी का ही रश्मि रथी है, बहुत सारे जिले का आपका रश्मि रथी यहाँ पर है। ठीक है, तो आप अगर स्कूल में जा रहे हैं तो आपको खंड काव्य के बारे में आप हिंदी वाले टीचर से पूछेंगे तो आपको बता देंगे आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है। ठीक, अब ध्यान सुनेगा, मिलेगा क्या आपको, इसमें आपको तैयार करना। जैसे मान लेते हैं कि एक सब उदाहरण में लेते हैं, जैसे रश्मि रथी, आपसे क्या पूछेगा, कहता है रश्मि रथी खंड काव्य का कथानक लिखे, यानी कि कथा यानी कि इसका कहानी लिखे, या पूछेगा कहेगा सारांश लिखे, या आपसे पूछेगा कि रश्मि रथी नायक कर्ण का चरित्र चित्र। अब ध्यान सुनेगा, ऐसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान सुनेगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे आपके खंड काव्य क्या क्या बनेगा। एक आपसे पूछा जाएगा सारांश, ठीक है, सारांश पूछा जाएगा, या उसी को कथानक पूछेगा, या तो कहेगा रश्मि रथी खंड काव्य आप कथा आप शॉर्टकट में 80 शब्दों में लिख दीजिए। ठीक है, सारांश लिखे, या इसी सारांश को आपको बांट देगा कि जैसे आपके कई सर्ग होते हैं, जैसे प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग। ठीक है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जिसमें जितना सर्ग हो वो निर्भर करता है कि आपके खंड काव्य में कितने सर्ग है। या तो आपसे पूछेगा कि आप द्वितीय या तृतीय सर्ग का, यानी कि तृतीय सर्ग का आप सारांश लिखिए, एक क्वेश्चन आपको या ये दे देगा, या आपको उसमें जो मेन नायक रहेगा या 3-4 नायक जो उसमें रहेगा उसमें से किसी एक नायक को उठाएगा और उसका आपको चरित्र चित्र पूछेगा। ठीक है, आप क्या समझे, आपको पूरे कहानी, ध्यान सुनेगा, आपको करना क्या, खंड काव्य में याद रखिएगा, आपको सभी खंड काव्य का सारांश आपको याद रखना है। और दूसरा आपको क्या करना, आपको सारांश तो याद रखना है पूरा, लेकिन आपको सर्ग वाइज भी आपको सारांश याद रखना है। सर्ग यानी कि प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ, ये सर्ग वाइज भी आपको सारांश याद रखनी है अलग अलग। जो सर्ग आपको पूछेगा उसका सारांश लिख दीजिएगा, अन्यथा आपको पूछेगा क्या, आपका किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण पूछेगा, इतना ही पूछेगा। तो 2 दिया रहेगा, एक आपको करना होगा, या तो आप चरित्र चित्र आपसे पूछेगा या सर्ग पूछेगा। तो ज्यादा 2 रहेगा, या तो आपको कोई सारांश रहेगा सर्ग का, या आपका किसी नायक का चरित्र चित्र, 2 में से एक आपको करना होगा। तो सर्ग का सारांश बच्चों याद रखिएगा, अगर सर्ग का सारांश आपको मिल जाता तो बिल्कुल आसान तरीके से आप 80 शब्दों में उसका सारांश आप लिख देंगे और आपको 5 में 5 अंक मिल जाएगा। क्योंकि चरित्र चित्र, किसी भी नायक या नायिका का चरित्र चित्र आपको लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा और उसमें हेडिंग बना करके लिखना पड़ेगा, तो चीज़ें आपके थोड़ा सा कठिन हो जाएगा और समझ जाएगा। इसलिए अगर सर्ग का आपको सारांश याद है या टोटल सारांश याद है तो आपके लिए बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको खंड काव्य में अब कोई डाउट नहीं बचा होगा, किसी भी बच्चे का डाउट होगा तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। चलिए बच्चों, अब शुरू हो जाता है आपका खंड ख, जो कि आपका इसमें संस्कृत रहेगा आपका और आपके हिंदी व्याकरण रहेगा, सब कुछ इसमें मौजूद रहेगा और ये आपका रहेगा 50 अंक के क्वेश्चन इससे। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान सुनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 के क में 2 आपको यहाँ पर संस्कृत गद्यांश दिया रहेगा, संदर्भ से हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा। 2 अंक आपको सही संदर्भ लिखने के लिए और 5 अंक आपको हिंदी में अनुवाद करने के लिए, टोटल 7 अंक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये दिया गया है तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान सुनिएगा। इस पर हम एक इम्पोर्टेंट का वीडियो लेकर के आएंगे,
ठीक है। सभी संस्कृत गद्यांश में जितने भी इम्पोर्टेंट आपके गद्यांश संस्कृत बचते सभी का हम एक वीडियो लेकर के आएंगे आने वाले समय में, कमेंट जरूर करिएगा। उसमें हम वो सभी इम्पोर्टेंट गद्यांश बताएंगे जो आपको पेपर 2024 में आएगा, तो जरूर कमेंट करिएगा। इस पर हम वीडियो लेकर के आएंगे। अभी क्वेश्चन हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान सुनेगा और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 7 अंक संस्कृत में आपको पूरा अंक हम दिलवा करके रहेंगे, ठीक है। तो अब इसके 8 के ख में आपको पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से आपको हिंदी में अनुवाद करना, और संदर्भ पर 2 अंक और हिंदी अनुवाद करने के लिए 5 अंक, टोटल 7 अंक यहाँ से हो जाते हैं। 2 दिया रहेगा, एक ये है एक ये है, ठीक है, और दोनों में से एक करना है। तो इस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। पिछली बार 2023 में हमने कराया था और वही पेपर में भी आया था। इस पर भी हम एक वीडियो इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे बच्चों, कमेंट करिएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको हम बिल्कुल फ्री में दे देंगे, और उसी में से आपको 2024 के लिए पेपर में क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। साथ में आप सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तुरंत जुड़िए और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइएगा, ठीक है। और इसी तरीके सभी का इंपॉर्टेंट हम आपको लेकर के आते रहेंगे और बताते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मिलेगा व्याकरण से। कहता है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग आपको करना है। कहता है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का। अब दिया कितना भाई, ये 4 ठो दिया है, देखिए 1 2 3 4। जले पर नमक छिड़कना, आंख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना स्वार्थ निकालना, ठीक है, अपना काम निकालना। इसका क्या हो जाएगा, अपना काम निकालना। नमक पर जल छिड़कना, यानी कि कष्ट पर और भी कष्ट देना। हवा से बातें करना, यानी कि दोस्तों आप कहते हैं ना कोई काम का जो आपके लायक नहीं है, आप कर नहीं सकते, तो होता है कि आप हवा से बात कर रहे हैं, ठीक है। आंख का तारा होना, ठीक है। अब यहाँ पर आंख का तारा होना बच्चों, यानी कि दोस्तों क्या हो, बहुत जैसे कि बहुत दिन के बाद दिखाई देना होता है नहीं कि आंख का तारा हो गया, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसमें से किसी एक का आपको आंसर यहाँ पर देना है, वो वाक्य प्रयोग करना है, ठीक। और इस पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे, एक ही वीडियो लेकर के आएंगे या 2 लेकर इंपॉर्टेंट का लेकर के आएंगे, उसमें बहुत सारे आपके वाक्य प्रयोग हम करवा देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान सुनिएगा, इसमें 2 अंक मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो ये आपके मुहावरा, इस पर 2 अंक है। एक आपका उसका सही से अर्थ लिखने के लिए और उसका वाक्य प्रयोग करने के लिए 1 अंक, टोटल 2 अंक यहाँ से हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 के क में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन आपको करना है। 1 अंक का ये क्वेश्चन है, आइए देखते हैं फटाफट। तो संधि विच्छेद है आपका पहला, कहता है निसंदेह का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। ये 4 ऑप्शन, नि धन संदेह, प्लस संदेह और निन से धन दे हो जाएगा, और यहाँ निन संदेह, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, निह धन संदेह इसका सही आंसर होगा। दूसरा कहता है इत्यादि का संधि विच्छेद, ये अपने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए, तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा, इति धन आदि इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और स्वागतम का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा हुआ, तो सुधन आगता इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। और ये सभी 1 अंक का रहेगा, और बहुविकल्पी आप सही करेंगे तो 1 अंक आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 के ख की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन आपको यहाँ पर बतानी है। पहला कहता है आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसमें जो आत्मनि है, इसमें सप्तमी विभक्ति 1 वचन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर अ आपका सही हो जाएगा। दूसरा कहता है नामने शब्द में विभक्ति और वचन आपको बतानी है, तो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति 1 वचन, इसलिए ऑप्शन नंबर अ इसका भी सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको यहाँ पर लिखना है। 1 अंक का है, कहता है अविराम अभिराम, ठीक। कहता है शब्द युग्म का सही अर्थ और चयन करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इसका पहले का आपका स ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अविराम का अर्थ होता है एक अनरवत, और एक अभिराम का अर्थ होता है आकर्षक, इसलिए स ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। इसका दोस्तों विहग और विहंग का अर्थ लिखना है, तो विहग मीन्स होता है एक पक्षी होता है, और विहंग मीन्स होता है आकाश, इसलिए स ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। तो 1 अंक यहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे, और यह बहुविकल्पी इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है।
इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का जो ख कहता है निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द के दो अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और इसमें से किसी एक का, जैसे शिखा है, पूत है, जिसे पूत किसको पुत्र को भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका अलग पक्ष और एक कांड, ठीक है। और इसमें से दो अर्थ इसका लिखना है और इस पर 2 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। इस बार बच्चों हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे और इसको हम करवा देंगे और उतना ही आपको तैयार यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। और वहीं में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 11 की ग में बढ़ते हैं। तो ग कहता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके आपको यहाँ पर लिखना है। 1 अंक का क्वेश्चन है बच्चों। कहता है रास्ता दिखाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? रास्ता दिखाने वाले को हम लोग बोलते हैं मार्गदर्शक। स ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और जिसका कोई अंत ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं, इसलिए ब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका घ है 11 का। कहता है निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके यहाँ पर लिखना है। तो शुद्ध करके आप बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 इसमें से आपको करेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है और 12 ये आपके 2-2 अंक के, देखिए 12 का क ख ग 2-2 अंक का क्वेश्चन, यानी कि 12 आप क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन जिससे आपके 6 अंक के क्वेश्चन मिलेगा। और ये 6 अंक पक्का, ये आपका बदलने वाला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या क्या रस और क्या पूछता है आपसे? अलंकार। और यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा भाई? आपसे चौपाई छंद या छंद, ठीक है। तो छंद, रस, अलंकार हो सकता है एक ही वीडियो में हम सभी सारा कंप्लीट कर दें, ठीक। एक ही वीडियो में हम सारा कंप्लीट कर देंगे और जो बताएंगे वो सभी बच्चे तैयार भी कर लेंगे और 6 अंक आपका आंख मूंद करके यहाँ से तैयार हो जाने हैं। जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि श्रृंगार अथवा वात्सल्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखना था। अलंकार में यमक अलंकार, रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना है परिभाषा के साथ। और छंद में आपको चौपाई या सोरठा छंद का मात्रा से लक्षण और उदाहरण यहाँ पर दिखाना था। और ये आपके परिभाषा और उदाहरण, ठीक है, से 1 अंक, टोटल आपके 2-2 अंक यहाँ से हो जाएंगे। तो इस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट, उसको आप तैयार करके 6 अंक अब छोड़ दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां जो है आपके यहाँ पर पत्र से, इस पर हमने वेरी इंपॉर्टेंट पत्र जो हमने ऑलरेडी बता दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट हमने हिंदी का दिया हुआ है, वहाँ आप देख पाएंगे, या कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो भी हम आपको वीडियो भेज देंगे। उस सभी पत्र को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसमें आपको क्या पूछेगा? निबंध पूछेगा। निबंध भी हमने ऑलरेडी बता दिया है। इम्पोर्टेंट निबंध हमने बता दिया है, तो कम से कम सभी निबंध को आपको कर लेना है। और निबंध कैसे लिखना ये भी हमने ऑलरेडी बता दिया। जैसे इसमें पूछा है आपको कितना दिया है, इसमें पत्र में आपको 2 दिया रहेगा, 1 करना होगा। और इसमें आपको 5 निबंध में से 1 करना। जैसे इसमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्याओं में समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इस पर आपको लिखना है। इस पर हमने ऑलरेडी बना दिया है। और कोई पर टॉपिक पर आपको निबंध चाहिए कमेंट करिएगा, आने वाले समय में आप सभी को करवा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पेपर अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यही 2023 में पेपर ऐसे ही पूछा था और 2024 में ऐसे आएगा, ठीक है। और ध्यान सुनिएगा सभी बच्चे, हमने यहाँ लिखा भी था थंबनेल में कि कम से कम आपको 70 अंक के प्रश्न इससे मिलेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वो बदलने वाले हिंदी में नहीं है, ठीक है। उसको कर लेना है। तो 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी करने के लिए जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब आंख मूंद कर करिएगा। आज सभी की बेहतर तैयारी करने के लिए हमने फ्री ग्रुप भी बनाया हुआ है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जाकर जुड़ जाइएगा ताकि इसका भी PDF हमको जब शेयर करें तो आप आसानी से टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएँ, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना भूलना नहीं है। और चैनल को व्हाट्सएप नंबर जिन छात्रों को नहीं पता है तो लिख लीजिएगा 9451094356। ये चैनल को व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज क्लास आप भेज दीजिएगा। बायो से मैथ से आप करेंगे तो भी हम ग्रुप का लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज ये सेशन यही समाप्त करते हैं। बाकी आने वाले समय में दोस्तों सेट नंबर 2 भी लेकर के आएंगे। इस तरीके से आने वाले समय में सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का भी करवाएंगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।